अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लीना शिगरी। सबसे पहले अमेरिका का नारा लगाकर डोनाल्ड ट्रंप ने बतौर अमेरिकी सदर दूसरी मुद्दत के लिए हल्फ उठा लिया है। शदीद सियासी खींचातानी के बावजूद अमेरिका में इक्तदार की मुंतकली पर अमन तरीके से हुई और अमेरिकी सियासी इस्टेब्लिशमेंट को करप्ट और बदकिरदार करार देने के बावजूद अमेरिकी इंतजामिया ने ना फॉर्म 47 जैसी कोई हरकत करने की कोशिश की और ना ही बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ट्रंप के सदर बनने में कोई रुकावट डाली। ट्रंप ने अपने खिताब में कहा कि बहुत से लोगों का ख्याल था कि मेरे लिए सियासी वापसी करना नामुमकिन है, लेकिन आज मैं अमेरिकी सदर बन गया हूं। अमेरिकी सदर ने आजादी इज़हार बहाली समेत दीगर कई इकदामात के हवाले से फौरी अहकाम जारी करने का वादा भी किया। दुनिया की तमाम अक़वाम मुल्क के मफाद के लिए ज़ाती मफादात को तर्क कर देते हैं। हमारे यहाँ आज तक ना इलेक्शन का तनाज़ा हल हो सका और ना ही सियासी इंतकाम का इख्तिताम हुआ। अपोजिशन ने हुकूमत की किसी और बात पर कान धरा हो ना धरा हो, लेकिन वज़ीर आज़म के जापानी तर्ज पर एहतजाज करने के तरीके को ज़रूर अपना लिया है। ये पोलराइजेशन सियासत की हद तक रहती तो बहरहाल ठीक होता, लेकिन अब ये कैंसर दीगर इदारों तक पहुँचता जा रहा है, जिसमें 26वीं आईनी तरमीम को तमाम मसाइल का जिस तरह से हल बताया जाता रहा, आज वही 26वीं आईनी तरमीम अदलिया में तकसीम की वजह नजर आ रही है। बेंचेस इख्तियारात केस के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास को ओएसडी बना दिया गया है। नजर अब्बास को जस्टिस मंसूर अली शाह ने हैसियत में पेश होने का हुक्म दे रखा था और तौहीन अदालत का नोटिस भी जारी कर रखा था, लेकिन नजर अब्बास को इस वजह से ओएसडी नहीं बनाया गया, बल्कि चीफ जस्टिस याया आफरीदी साहब ने नजर अब्बास को इसलिए ओएसडी बनाया है कि उन्होंने बेंचेस इख्तियारात का केस रेगुलर बेंच के सामने क्यों लगाया। बेंचेस इख्तियारात केस के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने चीफ जस्टिस और सरबरा आईनी बेंच को खत लिखा, जिसमें कहा गया कि 13 जनवरी को जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस इरफान सादत ने के बेंच के सामने मुकर्रर थे। बेंचेस के इख्तियारात से मुतालिक सवाल बेंच के सामने उठाया गया, जिस पर फैसला जारी हुआ। 16 जनवरी को बेंच दोबारा तश्कील दिया गया। जस्टिस अकील अब्बासी ने बतौर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट फैसला जारी किया था और मुतल्लिका केस नहीं सुन पाए थे। ऑफिस को हिदायत जारी की कि केस को बेंच के सामने 20 जनवरी के दिन 1 बजे मुकर्रर किया जाए। हमें आगाह किया गया कि केसेस मुकर्रर नहीं किए गए। हमें बताया गया कि 17 जनवरी को मामला चीफ जस्टिस की सदारत में मुनक्किद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के सामने लगाया जाएगा। कमेटी ने नोट किया कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 191A की क्लॉज 3, आर्टिकल 91A की क्लॉज 5 के साथ पढ़ने पर इस तरह का इख्तियारात सिर्फ आईनी बेंच में ही मौजूद है और किसी और में नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने बताया कि जुडिशल ऑर्डर पास कर दिया है, कमेटी में शिरकत की जरूरत नहीं। तमाम हैरान कुन तौर पर जुडिशल ऑर्डर के बावजूद केस को 20 जनवरी को मुतल्लिका बेंच के सामने मुकर्रर नहीं किया गया। खत के मुताबिक कमेटी जुडिशल ऑर्डर के खिलाफ नहीं जा सकती थी और केस 20 जनवरी को मुकर्रर करने की पाबंद थी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस के इख्तियारात का केस मुकर्रर करने पर तौहीन अदालत केस की समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने ज़ुमानी रिमार्क्स दिए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी चलते हुए केसेस वापस ले तो अदलिया की आज़ादी तो ख़त्म हो गई। जहां महसूस हो फैसला हुकूमत के खिलाफ हो सकता है तो बेंच से केस ही वापस ले लिया जाता है। और नाज़रीन, इस वक्त हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं हाफिज एहसान खोखर साहब, सीनियर माहिर कानून हैं, और वाया स्काइप हमें ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर आबिद ज़ुबैर साहब, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, सीनियर माहिर कानून। ज़ुबैर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। खोखर साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। गुफ्तगू का आगाज आपसे ही। खोखर साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, आप फॉलो कर रहे हैं कि गुज़िश्ता रोज़ से जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर और इंटरनल फंक्शनिंग जिस तरह से उस पर तमाम फोकस और नजरें मरकूज नजर आ रही हैं। जैसे मंसूर अली शाह साहब का जो बुनियादी जो कानूनी नुक्ता है कि जब एक दफ़ा एक बेंच की तरफ से एक जुडिशल ऑर्डर आ जाता है तो फिर वो जो किसी भी केस जो है वो एक मखसूस दिन पर अगर उसकी समाअत होनी है तो उसको कोई भी जजेस कमेटी उसको फिर तब्दील नहीं कर सकती। आपकी इस हवाले से कानूनी राय क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ने बात यह है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो बेंच कॉम्पोजिशन है वो 1980 के जो रूल्स से उसके मुताबिक पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस ने वो इख्तियार जो था पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को दिया कि ये आपका इख्तियार है। और उसके बाद ये था कि जब भी चीफ जस्टिस को बेंच कॉन्स्टिट्यूट करता था और उसके अंदर अगर कोई मामला पार्ट हेड की तरफ चला जाता था तो बेंच नहीं चेंज होता, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। और अगर बेंच अवेलेबल नहीं है तो वो किसी और को वो केस फिक्स कर देते जो अर्जेंसी की बुनियाद पे होता है। लेकिन ये सारी चीज़ें वो थीं जब आपका प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 और आपकी स्पेशली 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो थी वो नहीं आई थी। अब ये है कि 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो बड़ी वाज़ेह है।
अब किसी को पसंद है या पसंद नहीं है, किसी की लाइकिंग में आता है या डिसलाइकिंग के अंदर आता है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जुरिस्डिक्शन जो है वो दो जगह डिफाइन कर दी गई है। अब सवाल ये है कि आर्टिकल 191A आया। आर्टिकल 191A जो है वो ये कहता है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर जितने भी मैटर्स आएंगे उनकी उन्होंने कैटेगरी कर दी है, और वो है क्लॉज 3, क्लॉज 4, क्लॉज 5 है। क्लॉज 2 जो है वो कहता है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेगा जो पाकिस्तान की जुडिशल कमीशन बनाएगा। अगली क्लॉज ये कहती है कि जी जो मैटर्स आपके इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 185 से नीचे या 199 की अपील है या एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, उसका सिर्फ और सिर्फ इख्तियार जो है वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को आएगा, A1। दूसरा उस चीज के अंदर ये है कि जब कौन करेगा? नहीं, ये डिसाइड जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ने कर दिया है ना। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये आया, अब आप देखें, अब आप देखें, नहीं अलीना, ये कि 26 अक्टूबर से ये नोटिफाई हो के सारा प्रोसेस, कितने ऐसे केसेस हैं कि जो जस्टिस मंसूर साहब ने उन्हें ट्रांसफ़र किया, वो उन्होंने कमेटी को भिजवाया या रजिस्ट्रार ऑफिस को कहा कि जी वकील साहब ने एतराज़ कर दिए, मैं मुनासिब यही समझता हूं कि वहां पे भिजवाएं, और अल्टीमेटली चले गए। अब इस केस के अंदर भी था कि एतराज़ ये आया कि जी ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन है या लॉ की उन्होंने कहा कि अब मैं तय करूंगा कि 191 की इंटरप्रिटेशन, अब जब मैं तय करूंगा तो वो आपका इख्तियार नहीं है, क्योंकि आपका इख्तियार जो है वो आइन ने देना है, और अगर आइन आपको इख्तियार नहीं देता तो उसके ऊपर जितनी भी प्रोसीडिंग आएगी वो कॉन्स्टिट्यूशनल डेविएशन तो हो सकती है, वो जुडिशियल ऑर्डर नहीं हो सकता। और जिस गलती से लगा है वो एडिशनल इसरार जो है वो आपने साइड पे कर दिया, तो वो नहीं हो गया। तो अब ये है कि आप ये कह देना कि चूंकि मेरे पास एक दफा लग गया है अब चेंज नहीं हो सकता, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन जो है उसके कॉन्ट्रेरी। लाइक खोकर साहब मेंशन, आज सुप्रीम कोर्ट का एलामिया भी आ गया। नजर अब्बास साहब जो एडिशनल रजिस्ट्रार, उनको स्केपगोट वो हमें नजर आते हैं, OSD उनको बना दिया गया है। जो हाफिज साहब ने भी मेंशन किया, जो खत भी सामने आया है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी साहब का, कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और आईनी बेंच के जो सरबराह उनको जो लिखा गया उसमें भी 191A की को जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है उस पर सवाल उठाया गया है। जुबैरी साहब, आपकी क्या राय है? जुडिशियल ऑर्डर क्या वाकई में प्रिवेल कर सकता है ओवर, क्या नहीं कर सकता ओवर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो बात हुई है कि बिल्कुल बात जस्टिस मंसूर अली शाह और तीनों जजेस बड़ी सही बात कर रहे हैं। एक मैटर है वो उनके सामने आ गया, उन्होंने पार्ट हर्ट कर लिया, उसको पार्ट हर्ट मैटर था। अच्छा, उसमें वहां ऑब्जेक्शन भी आ गया कि ये मैटर यहाँ नहीं चलना चाहता, वो उसको सुन रहे हैं। वो पार्ट हर्ट मैटर था, वो केस उन्होंने पार्ट हर्ट करके एक तारीख दी। उस दिन वो एक जज बिठा दिए गए, जस्टिस अकील अब्बासी, जो जिनके ऑर्डर के खिलाफ वो ये अपील पेंडिंग थी सुप्रीम कोर्ट में। तो वो उस दिन उन्होंने कहा कि जी ये 20 तारीख को ये केस को हम सुनेंगे इस इशू पे। तो देखिए, पार्ट हर्ट मैटर दो चीजें हैं, इसमें 2-3 चीजें। अभी मैं आता हूँ 26वीं तरमीम पे और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का जो एक्ट है 2024 का, उसमें देखिए उनका जब एक जुडिशियल ऑर्डर एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से खत्म नहीं हो सकता। अब चीफ जस्टिस कमेटी जो भी ऑर्डर पास करती है, चाहे वो 191A के तहत कमेटी हो या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी हो अंडर दी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, वो एक जुडिशियल ऑर्डर नहीं करती, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर करती है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर नहीं। अब ये इशू तो वहां पेंडिंग था, दूसरी साइड ने प्ली ली हुई थी, हो सकता है कोर्ट इस नतीजे पहुंचती कि हाँ ये हमारी जुरिस्डिक्शन ही नहीं है। तो जब भी ये केस कल लगा, बिल्कुल सही लगा हुआ है, क्योंकि वो केस पहले होना चाहिए था। अब वो लग गया, गलत लग गया। अब वहां ऑब्जेक्शन होना चाहिए कि जी ये कमेटी नहीं सुन सकती है केस 191A के तहत, वहां जाना चाहिए आईनी बेंच के सामने, तो ये वहां फैसला होगा। लेकिन उन्होंने ये जो इस तरह से रिमूव कर देने से, एक खुद दो लोगों ने मिलकर फैसला करके केस हटा बेंच तोड़ देना, ये सही नहीं हो रहा है। ये बिल्कुल गैर कानूनी जो एक्ट है खुद उनका, उसके खिलाफ है। राइट, बट जुबैर साहब, मैं यही बात, खोकर साहब, ये जो एनामली है कि कौन से केसेस रेगुलर बेंच सुनेंगे और कौन से जो है वो आईनी बेंच के आगे पेश किया जाएगा, ये अब इससे इस केस से ये एनामली कितनी और मजीद खुल गई है? एनोमलीज पे एनोमलीज ये है कि मैं पहले दिन से आपके सामने प्रोग्राम में आ रहा था कि एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2 कमेटीज, एक बेंच, एक रेगुलर बेंच और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच नहीं चल सकते।
इसके लिए आपको सर, कॉन्स्टिट्यूशनल ये तो कोर्ट की वैसे तरफ सब कह जाना रहे थे कि पड़ेगा 26वीं आनी और- तरमीम के बाद तो एक स्प्लिट जो है वो नहीं, मजीद आना था ना, वो वाज़ेह देखिए, कर दिया है। अलीना, हर केस तो सुप्रीम जैसे कोर्ट के मंसूर अंदर अली शाह साहब और दीगर जो जजेस हैं वो जब लेटर लिखते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एंड दे से कि जुडिशल अगर ऑर्डर पे नहीं, ये लेटर की लैंग्वेज में मुनासिब नहीं है। ना ये मुनासिब नहीं सर कंप्लाई अगर अलीना, नहीं किया जाता तो फिर नहीं अलीना, ये मुनासिब अगर- लैंग्वेज नहीं है कि आप अपने चीफ जस्टिस को जो है वो इस तरह के लेटर्स लिखे, ये मुनासिब नहीं। हम पहले भी कहते लेटर थे, तो पहले भी नहीं, लिखे वो जाते भी थे। मुनासिब नहीं। देखे ना मैं कि जुबैरी इन्होंने साहब- पहले लेटर सर, लिखा काजी साहब भी कि लिखते थे। उन्होंने पहले लेटर लिखा कि जब जस्टिस फाइज ईसा 26 अमेंडमेंट को नहीं फिक्स कर रहे थे कि बिट्रेयल ऑफ जुडिशरी, वो लास्ट दिन वाला लेटर, और आज आ गया टेंटम अमाउंट्स टू कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग जो है। तो मैं ये समझता ये हूं कि जो इनके आपस के डिफरेंसेस है उनको अंदर बैठ के रिजॉल्व करें। ये आपस में दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, इकट्ठे काम किए। जहां तक कॉन्स्टिट्यूशन की बात है और सर कॉन्स्टिट्यूशन अब ये है तो भाई तो लग ही नहीं रहे और दोस्त भी नहीं लग रहे हैं। नहीं नहीं, आप देखें, जुबैरी साहब से पूछे ना कि कितनी मैं इनकी जुबैरी लॉन्ग टर्म जो है वो रिलेशन जो है, लेकिन यहाँ पावर आए, यहाँ फिर जो आपकी सीट्स का इशू आए, तो फिर जो है कई इश्यूज आते हैं, लेकिन राइट। उसके लिए आदमी या जज को मैं बहुत जुबैर बड़ा साहब- होना चाहिए। मैं जुबैर साहब खौफ आप मुस्कुरा भी रहे थे, खौफ किस बात का है जुबैर साहब? और जैसे मंसूर अली शाह साहब की ऑब्जर्वेशन कितनी अहम और कितनी अलार्मिंग है जब वो कहते हैं कि जहां महसूस हो फैसला हुकूमत के खिलाफ हो सकता है तो केस ही बेंच से वापस ले लिया जाए। किसी भी टाइम पे किसी भी केस को किसी भी बेंच से हुकूमत जो है वो कभी भी फिर हटवा सकती है। देखिए ये तो वो चीफ तो यही जस्टिस रहा है की ना है। कि देखिए चीफ जस्टिस 26वीं इज नॉट तरमीम ने गवर्नर। हुकूमत को सारा दे दिया। और आपकी बड़ी अफसोस की बात है, मैंने जो अभी सुनी कि एक मैजिस्ट्रेट की एग्जांपल दी गई सुप्रीम कोर्ट के एक जज के लिए। वेरी ना जुरिस्डिक्शन पे बात की है मैंने, सिर्फ जुरिस्डिक्शन मुवाज़ना- ना मैंने समझाया है। अगर जुबैरी साहब एक सेकंड, मैंने बिल्कुल नहीं ना, मैंने बिल्कुल नहीं मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। मैंने जुबैर सिर्फ साहब। जुरिस्डिक्शन या कॉग्निजेंस पे समझाया है। नहीं, जुरिस्डिक्शन की बात नहीं हो रही थी। आप सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है, एक सीपीसी और सीआरपीसी नहीं। वैसे तो पाकिस्तान के सारे जज एक बराबर है और उनकी इज्जत एक जैसी करनी चाहिए। इज्जत की बात नहीं हो रही, कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है खोकर साहब। देखिए जो इशू आप ये कह रही हैं कि कोई दोस्ती कोई नहीं, हर ये सारे जजों ने ओथ लिया हुआ है टू डिफेंड, प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। उतना ही ओथ उन्होंने मंसूर अली शाह साहब ने दिया है। एक केस उनके सामने लगता है, वो गलत लगा सही लगा जो कुछ भी है, वो चीफ जस्टिस और एक दूसरे जज बैठ के हटा नहीं सकते उनके सामने से, जिस कमेटी के वो भी मेंबर हुए, और उनको बुलाया भी नहीं जाता। उसके बारे में कोई कुछ नहीं कह रहा कि जी उनको क्यों नहीं बुलाया, उसका जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा कि अगर कमेटी की मीटिंग भी हुई उनको हटाने के लिए तो आपने उनको क्यों नहीं बुलाया? आज वैसे ऑब्जर्वेशन उनकी भी सामने आई और जो लेटर भी सामने आया उसमें भी मेंशन्ड है ये बात जुबैर साहब के उनको तो ये सब बताया गया था इजलास में। जब वो केस नहीं लगा तो उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा जी कमेटी की मीटिंग, उन्होंने कहा जी मैं तो खुद कमेटी का मेंबर हूं तो मुझे तो पता ही नहीं है, मुझे नहीं बुलाया गया। अब ये सुप्रीम कोर्ट का रह गया, अब खुद कमेटी एक कॉन्स्टिट्यूट करती है, उसके 3 मेंबर है, तो 2 ने कैसे मीटिंग कर ली विदाउट नोटिस टू द 3rd मेंबर? यही बताएं, यही इलीगल है नंबर 1। दूसरी बात जो मैंने अभी आपके बात कही कि 191 एक कमेटी जो फैसला करेगी कौन सा केस आईनी बेंच में जाएगा नहीं जाएगा, वो कमेटी है जो 191 ए के तहत कमेटी है। उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन है, जस्टिस मंदोखेल साहब है और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर है। उनकी तो कोई मीटिंग नहीं हुई कि ये केस हमारे सामने लगना चाहिए नहीं। उनकी मीटिंग क्यों नहीं है? वो केस आप पढ़ लीजिए, उसमें सेक्शन 3 जो है इस कानून का, और दैट इज दिस लॉ जो बना है ये उसको डिफाइन करता है। 2 कमिटीज हैं अब। तो ये तो अब ये केस जो हटाना जिस तरह से हटा ये गलत हुआ है। और बट जुबैर साहब ऐसे में अब जो मामलात और जो तनाजा जिस तरह से खड़ा हो गया है, बार्स का हम क्या रोल देखेंगे? अब क्या वो टाइम आ गया है कि जो बार काउंसिल्स हैं, सुप्रीम कोर्ट बार है, तमाम जो वकला तंजीमें उनको एक पेज पर होना पड़ेगा? देखिए वो कभी नहीं होंगी क्योंकि यहाँ मफादात इतने आ गए बीच में। लेकिन माशाल्लाह से पंजाब की देखिए लाहौर बार ने आज रेजोल्यूशन पास कर दी है, वो 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज कर रहे हैं। बाकी बार्स भी कर रही हैं, कराची बार कर चुकी है, हम लोग पाकिस्तान बार के कुछ लोगों ने चैलेंज किया, भाई बलूचिस्तान बार काउंसिल ने किया, बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार ने किया। तो बड़ी कोई 15, 20, 30, 35 केसेस हो चुके हैं जो फाइल हो चुके हैं। और जो अब 27 को लगा, अब इस चीज को करने के लिए जल्दी से वो केसेस जो लगते ही नहीं थे अब 27 को फिक्स भी कर दिए गए। राइट जी बिल्कुल। मैं आप ये देखें ना, आप ये देखें कि आज जब वो प्रोसीडिंग चल रही थी तो उस प्रोसीडिंग के अंदर आया गया कि जिसमें माइकस होना चाहिए जी। अब अगर अदालत ये कहे कि जी हामिद खान साहब आप उठें, आप माइकस हैं, और वो आगे से कहें यस, और फिर कहा जाए कि मुनीर मलिक साहब किधर हैं, उन्होंने कहा जी कराची है, वो आ जाएं, वो दोनों हजरात और जो केस को प्लीड कर रहे हैं
तीनों ने तो उन कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशंस के अंदर 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज किया हुआ है। तो क्या ये अमाइकस जो है, अमाइकस क्या होता है? अमाइकस इज अ न्यूट्रल पर्सन कि जिसने सिर्फ अदालत को असिस्ट करना होता, उसका किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है। तो मेरा ख्याल है वो एक तीसरे भी आज होने चाहिए थे। जुबैरी साहब आज कराची थे, अगर ये होते तो मेरा ख्याल है कि प्रॉपर असिस्टेंस ये भी उस चीज के अंदर देते कि सर आप 191A पे जा रहे हैं या आप कस्टम एक्ट पे जा रहे हैं। अगर कस्टम एक्ट तक बात रहे तो बिल्कुल इख्तियार है, लेकिन अगर 191A के ऊपर चला जाया जाए तो फिर पाकिस्तान के रेगुलर बेंच को इख्तियार नहीं है। राइट, थैंक यू सो मच खोकर साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। जुबैर का भी बहुत शुक्रिया। लेट्स सी कि ये तनाज़ा किस करवट और किस तरह से बैठता हुआ दिखाई देगा, बट ये एक बड़ी बहस छिड़ चुकी है। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो मुज़ाकरात हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जिस तरह से जारी हैं और जो अगली नशिस्त होनी है उससे पहले डिमांड्स भी तहरीक इंसाफ की तहरीरी फॉर्म में आ चुके हैं, उस पर हुकूमत क्या सोच विचार कर रही है, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। और नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात के अमल का आगाज़ हुआ था दिसंबर के माह में, वो उसका मुस्तकबिल क्या है? अब जबकि इमरान खान साहब को 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा, उनको भी और उनकी एहलिया को भी सज़ा हो चुकी है, इन मुज़ाकरात का मुस्तकबिल क्या नजर आता है? ऑल्दो के हुकूमती साइड और जो हुकूमती कमेटी के तर्जुमान हैं इरफान सिद्दीकी साहब, वो तो बरमला ये एडवाइस कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि अब वो ये मुज़ाकरात जो सियासी जमातों के साथ हो रहे हैं उनको टर्मिनेट करे और उन्हीं मुज़ाकरात पर रिलाई करे जिनके साथ वो मुज़ाकरात के हमेशा से ख्वाहिशमंद रहे हैं। इस पर गुफ्तगू होगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या स्ट्रैटेजी होगी अब जबकि इमरान खान साहब ने, और ऑल्दो के एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि कन्विक्शन का सामना वो करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या लाएमल होगा, इस पर गुफ्तगू होगी। शेख वकास अकरम साहब मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। शेख साहब, गुज़िश्ता हफ्ते जुमरात के रोज ये कहा गया था कि 7 दिन के अंदर हुकूमत जो है वो जुडिशल कमीशन नहीं बनाती तो चौथी नशिस्त नहीं होगी, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे शामिल नहीं होगी। अब 4 दिन गुजर गए हैं, 3 रोज बाकी रहते हैं, अब कहाँ मामला जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? स्टेटस यही है और जैसे आपने अर्ज किया उसी तरह है बिल्कुल। अगर ये फॉर्मेशन ऑफ द जुडिशल कमीशन अनाउंस नहीं करेंगे तो देयर विल बी नो फोर्थ सिटिंग, कोई चौथी नशिस्त नहीं होगी जी। ये हम इनको क्लैरिटी से कह चुके हैं और उसके लिए हमने 7 दिन दिए थे। आपने खुद कहा, वजह कहा, 4 दिन गुजर गए हैं, 3 दिन रह गए हैं। दे विल हैव टू अनाउंस और एक्चुअली दे विल हैव टू इशू वो जो नोटिफिकेशन और लेटर इशू करना पड़ेगा जिसके तहत फॉर्मेशन इनको इंश्योर करनी पड़ेगी। अगर नहीं करेंगे तो फिर चौथी नशिस्त होगी नहीं। इरफान सिद्दीकी साहब ने वो डिनाई कर दी, इस तरदीद कर दी इस बात की, लेकिन खबर यही सामने आई थी कि शायद तो जुडिशल कमीशन के हवाले से हुकूमत अब डिसाइड कर चुकी है। माइंडसेट ऑलरेडी आपको प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू भी समझ आ रहा होगा, एक क्लैरिटी नजर आ रही है कि जुडिशल कमीशन तो बनाने की तरफ शायद वो ना जाए, तो फिर मुज़ाकरात के हिस्सा आप नहीं होंगे, लेकिन फिर आप मामलात का हल किस तरह से आप दरियाफ्त कर रहे हैं? जुडिशल कमीशन ये बनाना नहीं चाहते, असीर हमारे ये छोड़ नहीं सकते। उसके लिए हमने इनको यही कहा था कि आप अदालती प्रोसेस पे असरअंदाज ना हो, तफ्तीशियों को जब हमारे लोग जमानत के लिए अप्लाई करते हैं उन्हें आप गलत इंक्वायरीज और गलत तफ्तीशें लिखने का ना कहें, असरअंदाज ना हो। वो इनके हाथ में नहीं है। वो सिर्फ हमने इन्हें कहा था कि आप अपना जो मुदाखलत है वो उसमें बंद कर दें, असरअंदाज होना बंद कर दें। पीछे रह गया था सिर्फ एक काम, कमीशन बनाना। वो ये बनाना नहीं चाहते। तो मुझे ये बताएं, व्हाई शुड वी सिट विद देम? कोई मसला नहीं। राइट, बट शेख साहब, आपको जो मशवरा दिया जा रहा है, इरफान सिद्दीकी साहब भी कह रहे हैं कि आप ये टर्मिनेट कर दें जो उनके साथ हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं और आप उन्हीं मुज़ाकरात पे निसार करें जिनके साथ आप बैकडोर राब्तों में हैं। और गौर खान साहब, आपने कंसर्न क्वार्टर्स का भी बीच में भी जिक्र किया था, गौर खान साहब की तो आर्मी चीफ से मुलाकात हुई थी, क्या ये तमाम मामला उन्होंने सामने नहीं रखे? देखिए, पहली बात तो ये है कि इरफान सिद्दीकी साहब तो जिस दिन उन्होंने राना सनाउल्लाह के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अगर आपको याद हो, तो जो उस कॉन्फ्रेंस की गुफ्तगू है और जो उन्होंने उसका नतीजा निकाला, वो तो मुज़ाकरात, वो तो देखे ना, बड़ा शौक था रिटर्न लेने का, पर जब रिटर्न आया तो आंखें बाहर आ गई। ओह, ये क्या हो गया, ये तो चार्जशीट आ गई है। और भाई तुहानू शौक सी ना, शौक सी और पढ़ो, इसका जवाब दो। तो वो हो गए परेशान। ऊपर से जो एक मुलाकात का इन्होंने वो किया, वावेला इन्होंने ज्यादा बचाया, उसकी वजह से ये और अनईजी और ये पैरानाया हो गया इनको।
और वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। हम ये कहते हैं कि आप तो अपनी तरफ से पहले को ज़हन बनाए बैठे हैं, हम तो इमरान खान साहब की सजा के बाद भी ये कह रहे हैं कि हम इसको खत्म नहीं करेंगे। आप ये देखें, बैड टेस्ट डेवलप है, तकलीफ हुई है, जुल्म हुआ है, इंसाफ का कत्ल हुआ है, मगर खान ने कहा नहीं, मुज़ाकरात जारी रहेंगे। इनको एक मुलाकात की इतनी तकलीफ हुई, जिसका बैकग्राउंड मैं भी आपको बताऊंगा, कि इन्होंने कहा जी अब बाकी दरवाजे बंद कर दें। हमारा हौसला देखें कि 14 साल और 10 साल की सजा के बाद भी हमने कहा कि नहीं, मुज़ाकरात का ये प्रोसेस जो है वो हम डिसरप्ट नहीं करेंगे। तो ये कुछ बातें करते हैं। और इरफान सिद्दीकी साहब कितने कोई डिसीजन मेकर हैं पार्टी के अंदर, नून लीग के अंदर, की कितनी कोई क्या फैसले इनके कहने पे होते हैं और कैसे होते हैं वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लेट्स नॉट इवन गो देयर। राइट, बट आप मुज़ाकरात का बैकग्राउंड बताएं। मुलाकात की आपने बात की, मैं आपको बता देता हूँ। मुलाकात का मामला ये है, जमात इस्लामी के अमीर भी वहां मौजूद नहीं थे, वहां पे चीफ मिनिस्टर हमारे मौजूद थे, हमारी मुखालिफ पार्टी के गवर्नर मौजूद थे, साबका बहुत से चीफ मिनिस्टर मौजूद थे मुख्तलिफ पार्टियों से। नहीं, लेकिन शेख साहब वो मुलाकात का तो सबको पता है, उस मुलाकात का तो सबको पता है। वो मुलाकात जो 1-on-1 गौर साहब की आर्मी चीफ से हुई, उसका बैकग्राउंड बताएं। मैं उसे ही आ रहा था। देखिए, सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से एक मुलाकात हुई और हम समझते हैं कि हर सिक्योरिटी सिचुएशन की पॉलिटिकल डायनामिक्स है। अगर उस हवाले से कोई डायनामिक्स डिस्कस हुई भी है तो सो बी इट, क्या फर्क पड़ता है। राइट, बट शेख साहब, गौहर खान साहब के साथ सिक्योरिटी उमूर पे बातचीत, वो कितने ही मतलब सवाल अब रेज हो रहा है कि गौहर खान साहब कितने ही बड़े कोई सिक्योरिटी एक्सपर्ट है। यानी कि नहीं, एक आदमी जो बाहर से कानून पढ़ के आया है और बड़ा मुमताज कानूनदान है, वो लॉयर है, उसके साथ सिक्योरिटी डिस्कस नहीं हो सकती थी। हमारे अमीर जमात इस्लामी बड़ा बड़ा सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिस्ट हो रही थी, वो भी तो उत्थे बैठे सन। बट 1-on-1 तो नहीं हो रही थी उनके साथ, बिकॉज उनकी गवर्नमेंट नहीं है ना यहाँ पे। एक्चुअली उनकी सीट ही कोई नहीं है कहीं पे, वो तो इसलिए हो रही थी कि but don't you think the relevant person for a 1-on-1 meeting would have been the chief executive of the province, Ali Amin Gandapur sir? It was not a 1-on-1 meeting. I think Gandapur sir was also there. So कोई सियासी बात नहीं हुई उस मुलाकात के दौरान, आप कंफर्म कर रहे हैं? पाकिस्तान है, पाकिस्तान की प्रिवेलिंग सिचुएशन होती है। अगर कोई बात हुई भी होगी तो कोई ऐसी काबिल जिक्र तो नहीं हुई होगी जो हम टीवी के ऊपर बैठ के इसको तो आप कंप्लीटली फिर वेटेज देते हैं। जो हुकूमत का जो खौफ है या जो घबराहट है, उसको थोड़ी फिर वेटेज देते हैं। नहीं, हम उससे बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। मैं बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ। देखे ना कैसे फड़फड़ा रहे हैं। दुकानदारियां जब खत्म होने लगती हैं या खत्म होने का अंदेशा होता है तो बंदे ऐसे फड़फड़ाते हैं जैसे अब इनकी चीखें निकल रही हैं। हालांकि कुछ जो है नहीं है, अल्लाह बेहतर जानता है क्या है, मगर आप कह रहे हैं, लेकिन आप भी बड़ी कन्विक्शन के साथ कह रहे हैं कि दुकानदारियां खत्म होने जब लगती हैं तो कहीं ना कहीं से कॉन्फिडेंस आप लोग को भी मिला है। फिर नहीं, बात कॉन्फिडेंस की नहीं है। चीजें जिस तरफ चल पड़ी हैं, जिस तरीके से इमरान खान साहब को ये सजा दे के इंसाफ का कत्ल किया गया और जिस तरीके से ये सजा के बाद ये और बेनकाब हुए हैं और जिस तरह सिस्टम एक्सपोज हो रहा है, चीजों ने कहीं ना कहीं तो देखे ना, इसके नेशनल इंटरनेशनल कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं हर चीज के आजकल की दुनिया में। वी आर ऑल ग्लोबल सिटीजन्स। राइट, और शेख साहब, ट्रम्प साहब भी कहा जा रहा है अब उनका दूसरा जो टर्म है वो दुनिया के लिए एक तहलका खेज साबित होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी उम्मीदें हैं। आपने उनकी तकरीर सुनी नहीं? मैंने कल रात सारी तकरीर सुनी पूरी। जी। और बहुत सौ के लिए वो तहलका था। वेल, बात ये है, हमें तो अल्लाह ताला की जात से उम्मीदें हैं, बट एक डिफरेंस जरूर है अलीना, वो ये है कि देयर वाज दिस वन एडमिनिस्ट्रेशन जिसपे हमने रिजीम चेंज का बड़ी वाज़ेह पोजीशन है पीटीआई की भी और हमारे कायद इमरान खान साहब की भी। दैट एडमिनिस्ट्रेशन इज आउट ऑफ ऑफिस। ऑब्वियसली उनके मुतलका वो रोनाल्ड लू साहब जो है वो ब्लूम को भी हटा दिए, उनके बिल्कुल वो भी चले गए, टूट गए जी, वो सारे चले गए। अब एक नई एडमिनिस्ट्रेशन वहां आ रही है। हम ये समझते हैं कि नई एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ऑब्वियसली चेंज होगा टुवर्ड्स द रिलेशंस विद पाकिस्तान। हम समझते हैं कि रीजन के अंदर डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, रूल ऑफ लॉ के लिए अच्छे मामलात हो सकते हैं क्योंकि डेमोक्रेसी के साथ दुनिया काम करती है और उस हवाले से चेंज हो सकता है। बाकी हमें तो अल्लाह की जात से उम्मीद है और किसी चीज। राइट, बट शेख साहब ये भी जरूर बताइएगा कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की जो तहलका खेज उनकी गुफ्तगू है और दूसरी तरफ इमरान खान साहब की भी ट्वीट्स भी कोई तहलका मचाने से कम नहीं है। उन्होंने हाल ही में जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने जो मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट है उसको जो
याया खान ने उसके रजीम से जो है वो पैरेलल्स ड्रॉ करने की कोशिश की है, और कहा जाता है कि, और आपकी शायद कोर कमेटी के जो मीटिंग्स होती हैं उसमें भी ये बात डिस्कस होती है कि आप लोग शायद लीडरान भी रीट्वीट्स नहीं करते, रीपोस्ट नहीं करते इमरान खान साहब की ट्वीट्स। नहीं 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 नहीं, सारे करते हैं, सारे करते हैं। कुछ लोग वैसे ही हमारे साथ इस तरह के दोस्त हैं जो बेचारे को इतने ज्यादा ट्विटर के वो यूज टू नहीं है, उनकी कोई ट्विटर फॉलोइंग इतनी नहीं है, वो ट्विटर इस्तेमाल नहीं करते हैं, या कोई उनकी जगह इस्तेमाल, ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने रीट्वीट ना किए हों, जो खुद बहुत ज्यादा ट्विटर इस्तेमाल करते हैं। ये कैसे हो सकता है कि पीटीआई में और इमरान खान साहब के बयान को रीट्वीट ना करें? ऐसे नहीं होता। यहाँ पे आपको पता है फिर बात का पतंगड़ बन जाता होता है। कुछ लोग वैसे ही ट्विटर इस्तेमाल उस मुल्क कोई नहीं करते हैं, कम करते हैं। एक बात। दूसरी बात, जो आप खान साहब के बयानात की बात कर रही हैं, एक बंदा जेल में हो और फिर फैसले पे फैसले मुअख्खर हो रहे हों, फिर 4 जज तब्दील हो रहे हों, फिर एक जज जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अनफिट फॉर जुडिशल सर्विसेज का हो, उसको बुलाया गया हो चौथे नंबर पे कि भाई तुम आके इसका फैसला कर दो, और फिर हो भी सजा, वो भी 14 साल की, इससे ज्यादा सजा नहीं हो सकती इस केस में, हो ही नहीं सकती, और फिर उसके उस ट्रस्ट को भी शैम कहा गया हो, तो वो फिर आप बंदे के जज्बात, आप ये कैसे, खान को आप क्या समझते हैं? खान लीडर है, कायद है, अगर वो ये जुल्म होते हुए पे खामोश रहेगा, वो नहीं बोलेगा, तो आप वो लोगों से क्या आप तवक्को करती हैं, उसके फॉलोअर्स क्या करेंगे? तो ये ऐसे नहीं होता कि आप किसी को तकलीफ भी दें, आप किसी के साथ जबर भी करें, आप किसी साथ जुल्म भी करें और फिर तुम मुंह भी बंद कर लोगे, इस तरह तो नहीं होता ना। फिर बंदे इजहार करते हैं, फिर अपनी राय का इजहार करते हैं, तो उसमें तो वो आपको भी हक है, मुझे भी हक है, इमरान खान को भी हक है सब। राइट, बट शेख साहब, अब ये कहा जा रहा है कि इस वक्त मुज़ाकरात की राह में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो इमरान खान साहब का ट्विटर अकाउंट है। नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, बिल्कुल गलत बात है। मुज़ाकरात की राह में कोई ट्विटर अकाउंट रुकावट नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि आप देख लें, जिस दिन से मुज़ाकरात शुरू हुए हैं हुकूमत के ख्वाजा आसिफ, फताह तारर, ये जो एक और गैंग है बीच में कि इन्होंने रखा हुआ है जो मियां नवाज शरीफ से ज्यादा करीब है, और कुछ लोग हैं की ड्यूटी लगी हुई थी कि आपने हर्जा सराई करनी है सुबह से लेकर शाम तक। फिर वो तो ऑफिशियल हैंडल तो क्या बोलता होगा, वो जो वॉलंटियर्स हैं, जो लोग पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान के अंदर और बाहर, वो इनका क्या असर करते हैं इसके हुकूमत का, वो आपने देखा नहीं? राइट शेख साहब, आखिर में मुज़ाकरात नाकाम अगर हो जाते हैं, और अगर आप भी इस हवाले से, आपको भी पता है कि जुडिशल कमीशन बनाने की कितनी प्रोबेबिलिटी नजर आ रही है, तो फिर ऑप्शंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास रह क्या जाते हैं? प्रोटेस्ट की तरफ आते हुए हम देखेंगे अगले आने वाले 1 से 2 माह में? बिल्कुल। और साढ़े को देखो जी, साढ़े को ऑप्शन कीजिए, दसो वो की करांगे, घर बह जावांगे। ये तो अभी तो हम ज्यादा तवज्जो अदालतों में दे रहे हैं जी, जो खान साहब की हमने चैलेंज कर रहे हैं ये जो फैसला है हाई कोर्ट में, और फिर हम चाहते हैं कि बाकी जो भी इन्होंने सजाएं देनी दिलानी है ना, एक बार दे लें, सारे दे लें जी ना सजावां देनी है। सो वी आर पेइंग मोर अटेंशन टू दिस फ्रंट एज वेल। एहतजाज के साथ ये भी एक बड़ा अहम फ्रंट है। फिर आपने देखा होगा वी आर वेरी वाइब्रेंट इन नेशनल असेंबली नाउ डेज, हम वहां भी अपनी पूरी जो प्लेटफॉर्म हमारे पास अवेलेबल है वो कर रहे हैं, और फिर खान साहब जिस वक्त हुक्म करेंगे तो रोड्स तो मौजूद है ही हैं जी। राइट शेख साहब, लास्ट में ये जरूर जवाब दे दीजिएगा, ये खबरें जो सामने आ रही है कि बुशरा बीबी को सजा दिलवाने में अली अमीन गंडापुर साहब का हाथ है, सोशल मीडिया बड़ा इस हवाले से एक बाज़गश्त नजर आ रही है, वाकई में कोई रोल है? ये बिल्कुल ही बेहुदा किस्म की बात है, ये लव किस्म की बात है, एंड दिस इज फनी हाउ पीपल कम अप विद दीज पैथेटिक एक्सप्लेनेशंस ऑफ इवेंट्स दैट दे डोंट इवन नो अबाउट। मतलब है ये, इससे ज्यादा कोई पैथेटिक बात मैं, मतलब है कि अगर जिस आदमी ने भी की है, अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे जी, मैं किसी को बुरा भला क्या कह सकता हूँ, मैं तो इनकी हिदायत के लिए दुआएं कर सकता हूँ। राइट, थैंक यू, बहुत शुक्रिया शेख वकास अकरम साहब, और इसी के साथ ही हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, नीड्स नो इंट्रोडक्शन, सीनियर रहनुमा आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, ऑल्सो द चीफ विप ऑफ द पार्टी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, गुफ्तगू मैं मुज़ाकरात के हवाले से तो करती हूँ, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में तो कहा जाता है उनको बड़ी उम्मीदें हैं डोनाल्ड ट्रंप के आने से। मौजूदा हमारी पाकिस्तान की हुकूमत अब क्या सोच रहे हैं आप लोग? आपको लगता है कि कोई प्रेशर आएगा वहां से इमरान खान साहब की रिलीज से मुतालिक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में दावत दी। ये एक बड़ा गलत परसेप्शन है जो दूसरी दफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैला रही है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान और अमेरिका 2 अलग अलग मुल्क हैं, आज़ाद मुल्क हैं। पाकिस्तान के अपने कवानीन हैं। अमेरिका में जब भी स्टेट के इदारों के ऊपर हमले हुए हैं तो उन्होंने उन लोगों को करार वाकई सजा दी है। 18 साल तक की सजा हुई है
जो पार्लियामेंट हाउस अमेरिका पे हमलों में मुलविस लोग थे, सारे गिरफ्तार हुए हैं। और पाकिस्तान में अगर स्टेट के इदारों के ऊपर, हमारे अस्करी इदारों के ऊपर हमले होंगे और जलाओ घेराव होगा और शुहदा की यादगारों को जलाया जाएगा, तो क्या पाकिस्तान का कानून हरकत में नहीं आएगा? जरूर आएगा, उन लोगों को भी सजा होगी। और उसके साथ जो करप्शन के मामलात हैं, वो देखें कि वो भी हर मुल्क के अपने कवानीन है। चाइना में तो जो करप्शन है उसकी सजा जो है वो सजा मौत है। पाकिस्तान में जो करप्शन अभी 190 मिलियन पाउंड में हुई, तो ये ओपन एंड शट केसेस हैं। इनके ऊपर रियायत तो दुनिया का कोई दूसरा मुल्क कैसे आके आपको दिलवा सकता है? बाज लोग इसको मुज़ाकरात से भी लिंक करते हैं, तो मैं उन्हें भी हमेशा ये कहता हूं कि मुज़ाकरात का अपना मैंडेट है। इमरान खान की रिहाई मुज़ाकरात का मैंडेट नहीं है। इसके TORs में इमरान खान की रिहाई शामिल नहीं है, हो भी नहीं सकती। हम सर, वही वो काम तो करेंगे कह रहे हैं हम मांग भी नहीं रहे, इमरान हमारे खान पास में की रिहाई तो मांग भी नहीं रहे। देखिए, वो बिल वास्ता बिला वास्ता कह रहे हैं, सियासी कैदियों की बात कर रहे हैं। सियासी कैदियों में वो इमरान खान को भी शुमार करते हैं, उनकी अहलिया को भी शुमार करते हैं। तो हमारी गुजारिश ये है कि इमरान खान या उनकी अहलिया वो अपने मुकदमात में जमानत की शक्ल में अदालतों से रिहा होंगे। उन्हें बहुत सारे मुकदमात में से पहले रिहाई मिली है, अदालतों से जमानतें मिली हैं। हमारी गवर्नमेंट के किसी एग्जेक्टिव ऑर्डर से उनकी रिहाई नहीं हो सकती, ठीक, लिहाजा उनकी रिहाई को मुज़ाकरात से मशरूत ना किया जाए। राइट। बट तारिक साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि बावजूद इसके कि इमरान खान साहब और उनकी अहलिया ने सजा का सामना किया है 190 मिलियन पाउंड केस में, लेकिन उसके बावजूद वो मुज़ाकरात जारी रखना चाहते हैं। और वो कहते हैं कि हुकूमत संजीदा नहीं है और हुकूमत अब खौफजदा है, क्योंकि उनके जो वो हालिया मुलाकात हुई है बैरिस्टर गौहर साहब की, अली अमीन गंडापुर साहब की आर्मी चीफ से, उससे आपकी हुकूमत खौफजदा है। हमने अपने आप को वहां तक महदूद रखा है गवर्नमेंट ने कि जो सबूत हैं वो अदालतों के सामने रखे जाएं, अदालतें फैसला करें। और मुज़ाकरात के लिए गवर्नमेंट बिल्कुल संजीदा है, नेक नीति के साथ हम मुज़ाकरात कर रहे हैं और हम इन्हें मंतकी नतीजे पे पहुंचाना चाहते हैं। तारिक साहब, ये जो खबरें सामने आ रही थी कि आप लोग ने उनके मुतालबात के हवाले से जवाबात तहरीर करना शुरू कर दिया, तैयारी कर ली है उसकी, ये कितनी सदाकत है इन खबरों में? जी बिल्कुल जी, हमारे जो मुज़ाकराती टीम है और उसके साथ हमारे जो इत्तेहादी हैं, उनकी मुशावरत के साथ उनके जवाबात जो हैं वो काफ़ी हद तक तैयार किए जा रहे हैं और संजीदगी के साथ उनका जायज़ा लिया गया है। जो भी उनके मुतालबात काबिल अमल हैं और पाकिस्तान का आईन और कानून गवर्नमेंट को इजाज़त देता है, उस हद तक जाके उनकी उन मुतालबात को मानने की या उस डोमेन में जाके फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे पास, वो हम जरूर जाएंगे। देखिए, मुज़ाकरात और जुडिशल कमीशन भी बनाने की तरफ हुकूमत आएगी तारिक साहब, क्योंकि 9 मई और 26 नवंबर वो कहते हैं अगर तो 7 दिन के आप लोग को एक अल्टीमेटम दिया हुआ है जो कि जुमरात को पूरा हो जाएगा। वो कहते हैं अगर जुडिशल कमीशन आप नहीं बनाते तो फिर ये मुज़ाकरात फिर चौथी नशिस्त नहीं होगी। देखिए, मुज़ाकरात जो हैं वो अल्टीमेटम्स के साथ नहीं होते। मैं अगर मुज़ाकरात में बैठने से पहले 4 अल्टीमेटम अगली पार्टी को दे दूं कि नंबर 1, 2, 3, 4 अगर ये आपने ना किया मुज़ाकरात खत्म, इसका क्या मतलब है? मैं मुज़ाकरात करना चाहता हूं। दूसरी बात यह है कि क्या मुज़ाकरात मीडिया के जरिए होते हैं कि मीडिया में आप डेडलाइनें दें, मीडिया पे आप धमकियां दें, ये मुज़ाकरात होते हैं? तो हम फिर ये कहने में हक में जाने में कि PTI संजीदा नहीं है मुज़ाकरात में। मुज़ाकरात अगर आपके हो रहे हैं और स्पीकर साहब जो हैं वो बैठे हैं, हेड कर रहे हैं, तो ये बातें जो आप मीडिया पे करते हैं ये मुज़ाकरात में करें, वहां पे टेबल टॉक में करें, वहां बताएं जी हमारे कंसर्न ये हैं, खुल के बात करें। आपको हमारी तरफ से भी जवाब आ जाएगा कि जनाब हमारे पास कितनी गुंजाइश है उन केसेस में कि जो अदालतें फैसला कर चुकी हैं, उन केसेस में जिसमें वीडियो फुटेजेस मौजूद हैं, उसमें क्या कमीशन आप चाहते हैं और कमीशन से आप क्या निकालना चाहते हैं, उसके TORs क्या चाहते हैं। ये बातें मुज़ाकरात में होती हैं। तो ये की बातें क्या निशिस्त जो हो रही है इनके साथ तारिक साहब, उसमें ये नहीं डिस्कस होती? क्या ये सिर्फ मीडिया पे आके ये बातें करते हैं? नहीं, डिस्कस कुछ चीजें होती हैं, लेकिन मीडिया पे आगे ये इजाफी बात करते हैं। वो बात करते हैं जो मुज़ाकरात में नहीं हो रही होती या अगली नशस्त में जो मौज़ूआत ज़ेरे बहस आने होते हैं उनके ऊपर ये जो है शुरू हो जाते हैं बयानात देने और डेडलाइंस देनी। और देखिए, डेडलाइन का दूसरा नाम जो है वो धमकी देना है कि अगर तुमने इस वक्त तक ये ना किया तो मैं ये कर दूंगा। तो धमकियों से तो नहीं मुज़ाकरात होते। और तारिक साहब, 31 जनवरी तक का आप लोग को टाइम दिया गया है कि तब तक ये मुज़ाकरात कमेटी नहीं खेला जाएगा। हुकूमत ये बता दीजिए कि इस हवाले से हुकूमत में क्लैरिटी है कि जुडिशल कमीशन नहीं बनाना है?
देखिए, ये मैंडेट तो मुज़ाकराती टीम का है। व्हाई वुड आई से कि बनाना है या नहीं बनाना। कोई सोच तो मैं- पाई जाती होगी इवन आपकी जमात जो कि इस वक्त ड्राइविंग सीट पे है। देखें, जो एक तासुर मौजूद है हुकूमत में वो ये है, जैसे मैंने पहले कहा कि मुकदमात ज़ेर समाअत हैं। ज़ेर समाअत मुकदमाओं का जुडिशल कमीशन अपना एक पैरेलल जो है वो शुरू कर देगा ट्रायल। और जो लोग जिनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन अपने सबूत फराम कर चुकी है अदालतों को, वो फैसले कुछ हो चुके हैं, कुछ को माफिया मिल चुकी हैं, सजाएं उनकी खत्म हो गई हैं, कुछ की सजाएं अभी होनी है और फुटेजेस मौजूद हैं पूरे। आपके चैनल पे नहीं फुटेज मौजूद 9 मई के वाकयात की, मुझे बताएं जी किस चैनल पे मौजूद नहीं है। इन शवायद के होते हुए भी आप क्यों बनाना चाहते हैं जुडिशल कमीशन? यही बात तो आप ये मुज़ाकराती टीम के साथ बैठ के आपने बताना है और अपने आर्गूमेंट से बताएं कि जी ये वजूहत है जिसकी बुनियाद के ऊपर हम जुडिशल कमीशन बनाना चाहते हैं। हम तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में 26 से ज्यादा शहरों में एक वक्त में अस्करी इमारतों पे और शुहदा की यादगारों और कोर्ट कमांडर हाउस के घर पे हमला होना एक वक्त में। और तारिक साहब उसमें सजाएं भी दी जा रही हैं। बट थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम की टीम अलीना शिगरी को इसी के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।